स्पीड में पढ़ेंगे, है ना, एकदम पूरी ताकत से ध्यान से सुनना, कुछ लिखना मिखना तो है नहीं, ध्यान से सुनना, समझते जाना, घर जाके नोट कर लेना। क्लियर? आजकल लेक्चर में डालने लग गया हूँ, कल देखो फोटोसिंथेसिस वाला 12 बजे डाल दिया था, है ना। आओ, तो अभी अपना हमारा देखो प्लांट फिजियोलॉजी में हम 5 चैप्टर में खत्म कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट वाटर रिलेशन, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो फोटोसिंथेसिस हो गया है, रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के इस टेस्ट में 40 क्वेश्चंस आएंगे। कितने? तो जो सिर्फ बायो को टेस्ट देगा, जिस बच्चे का 300 से कम नंबर आएंगे, बायो का 360 है, जिस बच्चे का 300 से कम नंबर आएंगे सिर्फ बायो में, पेपर पूरा पीडीएफ से आएगा, मैं उससे 15 दिन तक कोई बात नहीं करूंगा, ना कोई क्वेश्चन पूछूंगा, ना उसके साइड देखूंगा, मतलब उसको कंप्लीट बाइकआउट करेंगे। डिमांड सिर्फ कितनी है? 300 की है। 300 मतलब से ऊपर आने चाहिए 2 चैप्टर के। यदि 3-4 लोग ऐसे बचे जिनका 300 से कम है, तो उनको तो इतना प्रताड़ित करूंगा ना, 15 दिन में रो ही देंगे वो लोग। हमारा सेकेंड चैप्टर है, देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन। बहुत इजी है हमारा सेकेंड चैप्टर बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर होता है, उसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। जहां भी तुम वर्ड का नाम सुनोगे रेस्पिरेशन, वहां तुम समझ लेना कि तुमको एनर्जी मिलने वाली है। जहां भी तुम रेस्पिरेशन का नाम सुनोगे, तुम समझ लेना तुमको वहां एनर्जी मिलेगी। तुमको इतना समझ में आ गया, काम खत्म। और एनर्जी फोकट में मिलेगी नहीं, आप खाना खाओगे तब जाके एनर्जी मिलेगी। आप खाने में ग्लूकोज खा लो, प्रोटीन खा लो, फैट खा लो, कुछ भी खा लो, एनर्जी उससे मिलेगी। क्योंकि दुनिया में जो भी चीजें हैं ना, ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स इज नोन एज कार्बन। दुनिया में जितनी भी चीजें जिससे एनर्जी मिलता है, वो हर एक चीज कार्बन है। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे तुम लोग हो। अपन लोग को जलाते हैं तो एनर्जी निकलती है ना। चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, आलू बैगन तरकारी कुछ भी हो। समझ गए? हर चीज जिससे एनर्जी मिलती है उसमें क्या होता है? कार्बन। अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसको रटवाएंगे। तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे चैप्टर में लिया गया ग्लूकोज। मतलब रेस्पिरेशन में क्या हुआ है, यदि आप लोग 11th में ना होते तो मैं इतना अच्छे से डिटेल से ना पढ़ाता। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, देखिए, ग्लूकोज है बेटा, सबने ग्लूकोज को देखे हो, चावल, सब्जी, ग्लूकोज का पाउडर भी तो आता है, अपन पानी में घोल के पीते हैं जिसको वीकनेस हो जाता है ना। तो ग्लूकोज सबने लगभग देखा, ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है। जैसे अपन शुगर या मिश्री वगैरह देखे हो, शक्कर वगैरह, वो सॉलिड फॉर्म हो गया। पाउडर जो घोल के पीते हैं, अब पानी जो, अरे ग्लूकोज का ड्रिप भी तो चढ़ता है, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया, हमने इसको दिया ऑक्सीजन, ये बनाएगा CO2 H2O और एनर्जी। क्या बनाएगा? CO2 H2O और एनर्जी। तो देखिए, जब भी हम इसको ऑक्सीजन देते हैं तो इसका क्या क्या होता है समझना। जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो पहला इसका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा इसका ब्रेक डाउन होता है, तीसरा इसका जलता है, मतलब कंबसन होता है। क्या होता है? कंबसन होता है। तो रेस्पिरेशन की बहुत प्यारी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। रेस्पिरेशन की बहुत प्यारी डेफिनेशन देखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, break down of glucose in the presence of oxygen release carbon dioxide water and energy is known as respiration। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, oxidation of glucose in the presence of oxygen release carbon dioxide water and energy is called respiration। तीसरी डेफिनेशन, combustion of glucose in the presence of oxygen release carbon dioxide water and energy is called respiration। तो रेस्पिरेशन को आप 3 तरीके से बोल सकते हो, तीनों का मतलब सेम है। मतलब ग्लूकोज C6H12O6, जैसे आप इसको ऑक्सीजन दोगे ना तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में देगा एनर्जी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। हमको नहीं लगता कितना टफ है कि याद नहीं होगा, सबको याद हो गया ना। मतलब हमने क्या किया, ग्लूकोज को ऑक्सीजन दिया तो ग्लूकोज टूट गया, और टूट के क्या बनाया?
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जहां रेस्पिरेशन होगा वहां एनर्जी निकलेगी, जहां एनर्जी निकलेगी वहीं स्टोर होगी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी? एटीपी। 3 तरीके से बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन, हेलो पक्का याद हो गया? अब रेस्पिरेशन कहाँ होता है, क्या होता है, ये तो डेफिनेशन सीख लिया अपन ने चैप्टर का। रेस्पिरेशन जितनी भी लिविंग चीजें हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एल्गी हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल्स हो, जितनी भी चीजें लिविंग है, हर एक चीज में रेस्पिरेशन होता है। कहीं कहीं पे एनर्जी ज्यादा निकलती, कहीं कहीं पे एनर्जी कम निकलती है। कब ज्यादा निकलती, कब कम निकलती है, हम आगे बात करेंगे। यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, यदि ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी कम निकलती है। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी जो है अब्सेंस के कंपेयर में 20 गुना ज्यादा निकलती है। कितना? 20 गुना, बहुत होता है 20 गुना। क्लियर? तो अब रेस्पिरेशन की हम बात करें। रेस्पिरेशन क्या होता है एक्चुअल में? यहाँ पे होना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों में लगभग सेम होता है। यदि रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यदि बच्चा बायो लेने का मन बनाता है तो उसको इतना पता होना चाहिए। तुम आज धूप में तो नहीं आई हो? देखो साइड में कहीं फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, ग्रीन कलर के पिगमेंट में हो जाता है। चलिए अपन इसकी अब क्या देखेंगे? हिस्ट्री देखेंगे। तो हिस्ट्री में देखो, एक साइंटिस्ट थे ड्यूटोचेट, एक साइंटिस्ट का नाम था ड्यूटोचेट, गिव द टर्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिन्होंने रेस्पिरेशन का नाम दिया है। उनने बताया कि जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो बोलते हैं रेस्पिरेशन, उनने सिर्फ उसका नाम दिया है। हेलो। फिर एक साइंटिस्ट थे, क्या कौन से? मैलपीगी, उन्होंने क्या बताया है? डिमॉन्स्ट्रेटेड द यूटिलिटी ऑफ एयर ड्यूरिंग दी जर्मिनेशन ऑफ दी प्लांट सीड। मतलब इन्होंने, एक मैलपीगी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया है कि जब कोई भी सीड में जर्मिनेशन होता है, जब कोई भी सीड, जर्मिनेशन मतलब समझ गए, अंकुरन। देखो चने वगैरह अंकुरित हो जाते हैं, तो जब किसी भी सीड में जर्मिनेशन होता है तो उसको जरूरत पड़ती है किसकी? हवा की। जब भी आपको एयर का नाम लेगा ना, जब भी आपको एयर का नाम ले तो आप ना दिमाग में लगाना कि आपसे ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ऐसा भी बोलता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं बोल रहा, अपने को सबको कॉमन सेंस में पता है कि एयर में ऑक्सीजन के अलावा और भी सारी चीजें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, सारी गैसेस है ना। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चंस में या बुक्स में एयर लिखा हुआ मिले ना, तो आप दिमाग लगा लेना किसकी बात कर रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन की। तो सीड जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एयर। क्या लिखा है? बोलना क्या चाहता है? क्यों नहीं लिखा? जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। उसको थोड़ी पता है कि ये बच्चे टैलेंटेड हैं, डीआईजी वाले। समझ गए? आओ। फिर इसके बाद एक थे साइंटिस्ट, कौन थे? पास्चर। उन्होंने डिस्कवर द एनॉक्सी रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। एक साइंटिस्ट थे पास्चर, उन्होंने क्या किया है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसका डिस्कवर किया है, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन तुम लोगों का फेवरेट है, क्योंकि तुम लोग लगभग फर्मेंटेशन के टाइप के हो। जलेबी देखो, जलेबी कैसे बनाते हैं बताओ? अरे दादा, ऐसे ऐसे तुमको शेप देते हैं। किस चीज का बनता है? मैदे का बनता है, आटे का नहीं बनता। आटे का बनता है, कुछ नहीं पता। मैदे का बनता है, मैदे का। अब मैदे के साथ क्या करते हैं पता है? पहले एक बड़े से उसमें तसले में उसमें डाल देते हैं मैदा डालने के बाद पानी डाल देते हैं, उसको ढक देते हैं, वो रात भर सड़ जाता है, और सड़े हुए मैदे की ज़्यादा अच्छी जलेबी बनती है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं मतलब जब भी मैं जाता हूँ ना, ये ठेले में जलेबी और ये कुबेर डेयरी, ये जब जलेबी बेचते हैं ना, मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे जब खड़ा होऊंगा ना, तो वहाँ से एक अलग सी एल्कोहल टाइप का स्मेल आता है मैदे से, सड़े हुए मैदे से। गर्मियों में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हमारे घर में मान लो फ्रिज नहीं है, अपन ने रोटी बनाया, आटा बच गया, आटे को हमने उसमें रख दिया थाली में, उसके ऊपर कटोरी ढक दिया,
अब जैसे मान लो लड़के हैं, एक दो दिन नहीं ध्यान आया कि क्या रखा है, तीसरे चौथे दिन जाके उसको ऊपर की कटोरी जब हटाएंगे तो आटा जो होगा ना ऊपर ऊपर सूख चुका होगा। फिर जैसे हम आटे को ऐसे उंगली डालेंगे ना तो अंदर गीला होगा और वो जो गीला आटा होता है ना उसका हो चुका होता है फर्मेंटेशन, क्योंकि आटे के ऊपर ऊपर तो ऑक्सीजन मिल गई, अंदर जा नहीं पाई, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज का होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है? मतलब किण्वन, हिंदी में बोलते हैं किण्वन, जो सड़ता है और सड़ने के बाद वो ज्यादा टेस्टी हो जाता है। आपका बिस्किट, ब्रेड, जलेबी, ये सारी चीजें ना फर्मेंटेशन से बनता है। अब पता है ये फर्मेंटेशन के बाद इनका टेस्ट ज्यादा अच्छा हो जाता है। याद रखना, क्या छोले भटूरे मतलब सोसा, डोसा, मतलब समझ गए ना फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस। और सुनो फर्मेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल, कहाँ गई वो, क्या नाम है तुम्हारा? जिया। बेस्ट एग्जांपल फर्मेंटेशन का एक और है एल्कोहल। अंगूर का फर्मेंटेशन करते तो दारू बनती है बेटा, महुए का फर्मेंटेशन करते तो दारू बनती है। और बताओ, एप्पल का फर्मेंटेशन करते तो एप्पल बियर बनती है। समझ गए ना? तो मतलब जो जो चीजें सड़ा के बनाई जाती है उसका क्या होता है? फर्मेंटेशन। क्या होता है? अब बताने की जरूरत नहीं, इतना समझ में आ गया, एग्जाम्पल सफिशिएंट है, ज्यादा हो गए। चलिए अब देखेंगे रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। सुनिए ये थोड़ा सा टफ है, आपको कॉपी बना के बार बार याद रखना है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा एकदम। जो हमने डेफिनेशन सीखा ना उसी को थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अभी मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में सीखा, वही सही है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन दे दो, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है और यही सही है। हम लोग हिंदी मीडियम में किस तरह रटे थे जब गांव में, मतलब पापा मेरे बायो पढ़ाते थे, कैसे रटवाए थे हमारे टीचर पता है? हिंदी में बोलूं, जब हम बाह्य श्वसनांग के थ्रू ऑक्सीजन ग्रहण करते तथा शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। ये मतलब ऐसा रटवाए थे हम लोगों के सर, है ना? तो मतलब पहले मेरा भी रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा था। चलिए अब यदि हम बात करें, देखिए अब इनके एक एक शब्द को समझना है, जो समझ में नहीं आए पूछना। क्लियर? आइए तो हम बात करें रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक। मजा आया, कैटाबोलिक मतलब तोड़ना, तो हम ग्लूकोज को तोड़ते ही हैं। कैटाबोलिक मतलब तोड़ना, तो ग्लूकोज का तोड़ते हैं। प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज and decomposed into the simple compound such as the formation take place, the energy released during the each step it। मतलब कि कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने कन्वर्ट किया, किसके प्रेजेंस में? यही तो सिखाया था, थोड़ा सा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया गया है, बात तो वही है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर होता है। नॉन फोटोन रेस्पिरेशन, इसमें कोई फोटोन नहीं चाहिए, धूप में भी होगा, छांव में भी होगा। इंटरनल रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। आप चावल हाथ में रख लो, चावल रोटी हाथ में रख लो, ऐसे टेप ले लो लंबा सा, दाल चावल रोटी सब्जी शरीर में चिपका के बांध दो टेप, देखो भूत मिटे तो बताना नहीं मिटेगी। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल होता है। जब तक, हाँ ये मजा आ गया। इट इज कैटाबोलिक मतलब तोड़ने वाली, एक्सोथर्मिक बाहर निकालेगी, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस मतलब कि जब हम, सुनिए, जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन देते हैं तो क्या निकालता है? एनर्जी। एनर्जी का निकलना कहलाता है एक्सोथर्मिक। क्या कहलाता है? और एक्सोथर्मिक मतलब हीट भी कुछ क्वांटिटी में निकलेगी। जब हीट निकलती है तो देखो, जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब उसका डाइजेशन होता है अपने को अपने आप गर्मी लगती है, क्योंकि उस टाइम पे हीट निकल रही होती है, क्योंकि ब्रेक डाउन होगा। अरे भाई ग्लूकोज है, ऑक्सीजन दोगे, जलेगा तो एनर्जी नहीं निकलेगी, हीट नहीं निकलेगी। हीट निकलेगी तो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होता है। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन चाहिए, कैटाबोलिक मतलब टूटता है। कौन टूटता है? ग्लूकोज। कौन टूटता है? इतना स्पीड सही है ना? मेरे को आज ज़्यादा पढ़ाना है, कभी लगे कि ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ तो रोक देना, ठीक है? कहाँ पे? फोटोन मतलब सनलाइट होती है क्या? अंधेरे में चलेगा तो भी रेस्पिरेशन होगा, बस। नेक्स्ट आ जाइए। सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है। मैंने ग्लूकोज को ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल गई। ये रिएक्शन है, बहुत इजी है, आसान है, पता होना चाहिए।
रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक फूड टू रिलीज एनर्जी विच यूज दी एटीपी सिंथेसाइज। कहाँ सिंथेसाइज होगा कोई बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। कहाँ होगा? जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल। किसने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को? नहीं पता तो आज तुम गई काम से। अरे रुक जाओ, जितना पढ़ा दिया सबको आना चाहिए। जब मैं बच्चा मेरे पास पहली बार बात करने आता तो मैं एक ही मेरा रहता है, पहले से कुछ नहीं पता चलेगा, पढ़ाने के बाद सब आना चाहिए। हमारी इस नज़र से बच के रहना, नज़र पड़ गई ना चेहरे में तो समझ में आ जाता तुम लोगों का क्या हाल है। समझ जाना, बता देता हूँ ना कौन पढ़ के आया कौन नहीं आया। नेक्स्ट, various respiratory intermediate participate in the biosynthesis process of the cell, hence the respiration is called the amphibolic process। मजा आ गया? मतलब ये होता है कि बहुत सारी सेल्स में जब रेस्पिरेशन होता है ना बेटा, तो ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनता है, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोलेंजाइम, डैश डैश, क्या क्या बनता है हम देखेंगे, पूरी प्रोसेस देखेंगे। लेकिन ये मानो कि जब ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है तो डायरेक्ट नहीं मिलती, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस तब जाके मिलती। मतलब बीच में कुछ चीजें हो रही होती हैं। जैसे अपन जब चाय बनाते हैं तो जैसे दूध, शक्कर, पानी ये सब डाले ना, चावल मावल, अचानक नहीं मिलेंगी चाय, पहले खोलेगी। अरे मैं दूध और वो मैं खीर भी इमेजिन कर लिया ना, दोनों एक साथ बना लिया ना। चलिए अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। सुनो, रेस्पिरेशन का एक भयंकर इंपॉर्टेंस। यदि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन ना होना, हमारे पास कितना भी खाना हो हम तो भी मर जाएंगे, क्योंकि खाने का ब्रेक डाउन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ऑल लिविंग सेल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यदि जिंदा है तो होगा क्या? एनर्जी इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब हमारे अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हो, ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सही है कि नहीं? हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट हुआ, सही है, अभी डाइजेस्ट हुआ, मतलब जितनी भी प्रोसेस है, हमने डांटा, तुम्हारे आंसू निकले, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। The energy generated in the respiration is utilized by the various metabolic process of the plants। मतलब जो एनर्जी जनरेट होती है ना, तो प्लांट में बहुत सारी प्रोसेस होती है, तब जाके एनर्जी बनती है प्लांट में। भैया पहले साइक्लिक, फिर नॉन साइक्लिक, फिर C3, C4, CAM, इतनी सारी प्रोसेस होती, तब जाके, इतना आसानी से नहीं मिलता। गेहूं का एक छोटा सा दाना बेचारे से पूछो कितनी मेहनत से बनाया है, तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते ना उसकी। थाली में रोटी छोड़ने की आदत है किसी की तो होगी तुम लोगों में से, मेरी बहुत गंदी आदत है। लेकिन ये मैं कहीं भी खाना खाने जाऊंगा ना, पता नहीं कैसी आदत है बचपन से, इतना तो छूटता है, इतना हमेशा छूटता है। चलिए हम बात करें, अब सुनिए ना बेटा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस, सुनो ये तुम लोगों ने नहीं सुना होगा कभी, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस रेस्पिरेशन आर 2 टाइप्स। पहला है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। नहीं सुने थे ये वाला तुम लोग? एरोबिक, एनारोबिक सुने थे, उसको भी हम आगे लेंगे। पहले ये देखो, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन पढ़ो। दिस इज नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये एक नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं। इसमें होता है वेयर द बेसिस सब्सटेंस एंड स्टोरेज फूड आर ऑक्सीडाइज ऑब्टेन्ड एनर्जी। हमारी बॉडी में जो पहले से खाना है, जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इनका ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी निकलती है। स्टार्च, फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज भी ले सकते हो। स्टार्च मतलब ग्लूकोज है। तो ये जो नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, ये होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कभी कभी रेस्पिरेशन होता है भूख लगी हो, अपने को जब भूख लगी होती है ना, फास्टिंग के कंडीशन में जब अपन व्रत रहते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, जिससे हमारी, ये क्या बोलते हैं बढ़ता है तो तोंद, क्या बोलते हैं? तोंद ना। ये बिना मतलब का जब ऐसे ये मलोरा, ये जो फूल जाता है ना, एकदम जमा हो जाता है बहुत सारा, तो जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ भी तो ऑक्सीडेशन होता होगा, हेलो, तो वो वाला होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दिस रेस्पिरेशन इज फॉर्म इन द, ये क्या लिखा है पता है?
स्टार्व सेल मतलब भूखी सेल, यही होता है ना, स्टार्व मतलब भूखी होता है। ये होता है मतलब जिस सेल के पास ग्लूकोज नहीं पहुंचा, वेयर द प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट आर ऑक्सीडाइज्ड ऑब्टेन एनर्जी। जब हमारे सेल पे नहीं पहुंचता खाना तो उस सेल में जो पहले से स्टोर है उसका ऑक्सीडेशन देके हमारी बॉडी, हमारे मतलब हमारा जो प्रोसेस है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। क्योंकि देखो हमको भूख लगी है, यदि हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। हमने को खाना नहीं मिला तो उस टाइम पे क्या हम मरते हैं? नहीं, हमारी बॉडी के सेल में जो खाना स्टोर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और हम सरवाइव कर लेते हैं। ऐसा कसम से होता है, हो रहा है ना अभी। प्लाज्मिक रेस्पिरेशन मतलब जब हम लोग खाना नहीं खाते तो हमारे सेल में पहले से कुछ चीज स्टोर रहता है। आज देखो जैसे हमने खाना नहीं खाया, हमारी बॉडी में जो सेल है, हमने बाहर से खाना नहीं खाया तो वो सेल भूखी है। अब भूखी सेल में जो थोड़ा बहुत चीजें हैं ना, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है इस तरह को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। बहुत तेज चल रहे हैं आज। आओ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? आ गई चलो देखिए इधर बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक। एक एरोबिक है एक एनारोबिक है, समझना मेरी बात। एरोबिक मतलब क्या होता है? वेयर ऑक्सीजन इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक। और जब ऑक्सीजन यूज होगा ना बेटा तो एक ग्लूकोज से 36 एटीपी मिलेगा। जब ऑक्सीजन यूज होगा, यदि आप यहां पे ऑक्सीजन यूज कर रहे हो तो एक ग्लूकोज से 36 एटीपी मिलेंगे। लेकिन यदि आप ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हो, यदि आप ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हो तो सिर्फ 2 एटीपी मिलेंगे। तो आप देखो ना, ऑक्सीजन अपने लिए भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लगभग 200 गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है जब ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज उतना ही है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, इतनी एनर्जी निकली, ऑक्सीजन नहीं दिया, इतनी कम निकली। समझ गए ना? इट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन या एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी को ऑक्सीजन या एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन यूज होती है। नेक्स्ट, इन दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेशन सब्सटेंस टेक प्लेस एंड ऑल द कार्बन is liberate as CO2 and large amount of energy is released। मतलब ये ग्लूकोज में जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलती है। जब ग्लूकोज था, यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना बेटा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसी ग्लूकोज से निकलता है। याद करो, वहां पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हाइड्रोजन दे रहे थे तो ग्लूकोज बन रहा था। मतलब इसी से, क्योंकि देखो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा नहीं क्योंकि इसके पास कार्बन ही नहीं है, तो कैसे निकालेगा? तो हमारा जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन देते हैं तो निकलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे पानी भी है। वाटर कुछ अमाउंट में पहले से सेल में रहता है क्योंकि वाटर एक आइडियल सॉल्वेंट होता है और हर रिएक्शन में वाटर कंपलसरी है। क्योंकि देखो आप ऐसा कर लो, सूखा ग्लूकोज ले लो, उसमें ऑक्सीजन डाल दो, नहीं होगा। आप खाना खाते हो साथ में पानी पीते हैं ना अपन, क्योंकि वाटर एक ऐसा अपना मतलब सब्सटेंस है जो एक आइडियली सॉल्वेंट करता है, किसी रिएक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, लेकिन हर एक रिएक्शन और प्रोसेस के लिए पानी कंपलसरी है। आप अपनी बॉडी में ऐसा ऑर्गन बता दो जहां पानी ना हो। है मेलानिन पिगमेंट होता है। हेयर में तुम लोग अच्छे से नहाओ फिर बाल को सुखा लो, छोड़ो, ये थोड़ा वो होगा। कभी तुम लोगों के जो ये होते, इनको क्या बोलते हैं? मलके, हिंदी में बता दो। पलकें, पलक, पलके। ये जो पलके होती है ना, जैसे अपन सर के बाल में कंघी करते हैं ना, अरज जाते हैं बाल, कभी पलके अरजी हैं? कभी छोटी कंघी यहाँ की वैसे नहीं किए ना? क्यों? क्योंकि इनमें पता है लिक्विड मटेरियल कुछ निकलता है जो इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अभी हम पढ़ेंगे डर्मेटोलॉजी। ये जहाँ पे ये पलके जैसे ये है ना, ये अरे तोड़ लिया मैंने। जैसे ये है ना, इसकी जो रूट है दिख रहा है मुझे, दिखा। इसकी जो रूट है ना, इसकी रूट में ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड, जो सीबम या
घी टाइप का कुछ मटेरियल सिक्रीट करती है जो इनको पलकों को अरझने नहीं देती। नहीं पर आप कितना भी धूप में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपकी ये एकदम अलग अलग रहेंगे सारे। बाल में से भी आता है। और सुनो, मतलब इनमें एक कंडीशन में अरझती हैं बस। ये पता है क्या, जब सुबह सुबह उठो मुंह मत धुलो तो यहाँ से जो कुछ निकलता है ना वो फैल जाता है, यहाँ पे वो सूख जाता है, वो अलग कंडीशन होती है। अरे सबके साथ होता है, कोई बताता कोई नहीं बताता, सही है कि नहीं? नेचुरल है, ये तो आना ही है। ठीक है, आ जाओ। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाला काम हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन के अब्सेंस वाला। जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा उसको एना, कंफ्यूजन हुआ करता है। सुनो, वो एरोबिक है, ये एनारोबिक है। एनारोबिक में क्या होगा, व्हेन ऑक्सीजन नॉट यूज्ड इन रेस्पिरेशन द फूड मटेरियल इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। मतलब इस कंडीशन में बहुत सारी एनर्जी हीट लॉस हो जाती है, जिस वजह से एनर्जी पहले वाले के कंपेयर में बहुत कम निकलती है। क्लियर? दिस एक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होती है। अभी बहुत भयंकर तरीके से पढ़ने वाला हूँ। फिर ओनली 2 ATP, 2 ATP निकलते हैं। फिर एक साइंटिस्ट थे कोस्टिचेव, was the first discover the anaerobic respiration। इन साइंटिस्ट ने पहली बार बोला था कि जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। 11th वाले बच्चों के क्वेश्चन लिखना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वहाँ पे जाके लिख लेना। राइट द एनी 10 डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। या तो आप अपने बुक से लिख लेना, गूगल से लिख लेना, कहीं से भी लिख लेना। समझ गए क्या? अब फोटोसिंथेसिस वाले में C3 एंड C4 साइकिल में डिफरेंस समझ गए। चलो, फिर फर्मेंटेशन डिस्कवर बाय क्रुक्सन, है ना? क्रुक्सन ने फर्मेंटेशन तो पता चल गया ना सबको। जलेबी, दारू, बिस्किट, ब्रेड, चॉकलेट, ये सब, इडली, सांभर, ठोसा, है ना? ये सारे के सारे फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट होते हैं ना। और सुनो तो, जैसे अपन ना मैदा गलाते हैं ना, यदि उसको हम बाहर से ढक्कन से ना ढके ना तो उतना जल्दी नहीं सड़ेगा वो, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन मिलती रहेगी। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक है नौटंकी क्यों नहीं दिखाया है। चलो सुनिए, अपन बात कर रहे हैं बेटा अभी एनारोबिक, जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ग्लूकोज है, क्या है? हमने इसको ऑक्सीजन नहीं दिया, तो ग्लूकोज से देखो ये क्या बना, दारू, एल्कोहल। जहां OH लगेगा ना ये एल्कोहल होता है। और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकली हीट और थोड़ी सी ATP। इसीलिए जब आप सड़े हुए आटे या सड़े हुए मैदे में अंदर हाथ डालोगे ना तो गर्म रहता है। नहीं क्या ट्राई किया है ना? हाँ, गर्म रहता है। सर फिर उसको खाने से क्या नहीं होता? नशा क्यों होता है? नशा सड़ा हुआ मैदा खाओ, डायरेक्ट होगा ना सर? होता है। मतलब तुम सोचो मेरी बात, अभी इतनी अच्छी चीजें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। जहां मतलब नशे वाली बात आई, नशेड़ी लोग अरे सच में भाई तुम लोग बहुत बेकार। सुनो, ये बैक्टीरिया है, क्या है ये? इसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, इसमें सिर्फ 2 ATP निकलती है। मतलब यहाँ होगा एनारोबिक। क्या होगा? ये हम लोगों की मसल्स हैं, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए यहाँ होगा एरोबिक। इसलिए इनको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। समझ गए?